हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट किया था, और ये रेफरेंस लाइन, अब ये रेफरेंस लाइन कौन डिसाइड करेगा, तो रेफरेंस लाइन आप डिसाइड करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करता है वो डिसाइड करता है कि विच लाइन शुड बी टेकन एज रेफरेंस लाइन। आप बेफिक्र रहो, आप रेफरेंस लाइन कोई भी सिलेक्ट करोगे, आपका आंसर जो होगा वो गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन से अगर आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जो है वो कोई h हाइट ऊपर है, तो आप क्या लिख दोगे, ये जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच। इस तरह से हम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। अच्छा, और क्या याद रखना है सर, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक सीलिंग है ऐसी, मतलब एक फ्लोर था ऐसा, और इस फ्लोर में एक चेन रखा हुआ है, ये जो फ्लोर है इस फ्लोर में क्या रख दिया हमने, एक चेन रख दिया ऐसा, इस तरह से हमने एक चेन रख दिया है, और ये बोला गया है कि चेन का आधा पोर्शन, मतलब L/2 लेंथ ऑफ द चेन is kept on the surface and this L/2 length of the chain is hanging। ये L/2 length of the chain है वो hanging है। अगर total mass of this chain was m, अगर total mass of this chain was m, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो पोर्शन जो यहाँ पे रखा हुआ है उसका मास है m/2, और वो पोर्शन जो यहाँ पर हैंग्ड होगा उसका मास हो जाएगा m/2। अब अगर मान लो क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि दिस इज योर रेफरेंस लाइन, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये जो येलो लाइन है अगर ये आपका रेफरेंस लाइन है, इफ दिस येलो लाइन इज द रेफरेंस लाइन, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मान लो अगर ऐसा बोला जाए तो आप देखो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो ना कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग्ड है, तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट ऑन द सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट that is kept on the surface plus potential energy of the object that is hanged। जिसको आपने हैंग करके रखा है उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग फाइंड आउट करेंगे, और जो सरफेस पे रखा हुआ है उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग फाइंड आउट करेंगे। दोनों को ऐड कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, येलो लाइन इज द रेफरेंस लाइन इटसेल्फ, तो ये जो सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, कोई भी हाइट नहीं। तो सरफेस वाले ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी सर सीधा सीधा क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखना है, और अगर रेफरेंस लाइन से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये जो रॉड है या ये जो चेन है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में आपको क्या देखना होता है, रेफरेंस लाइन से उसका सेंटर का सेपरेशन देखना होता है। तो अगर इफ दिस टोटल लेंथ इज L/2, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द सेंटर from the reference line will be L/4। अब in order to write the potential energy of this hanging mass, what we can do, the potential energy of this hanging mass will be, mass of the object is m/2, reference line से जो center है उसका separation is L/4, and acceleration due to gravity is g। अब ये पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा माइनस में। क्यों माइनस में लिख रहे हैं, बिकॉज रेफरेंस लाइन से नीचे चले गए। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया जाए तो इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा mgl/8 विद अ नेगेटिव साइन। आया क्या समझ में? Yes, sir. आसान है क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना अगर रेफरेंस लाइन गिवन है? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने कल वाले ही लेक्चर में हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां पर हमने देखा था, हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखा था स्प्रिंग के केस में, और मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्प्रिंग है हमारे पास और इस स्प्रिंग को आपने क्या किया है, अगर ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है ऐसे, इस तरह से एक स्प्रिंग रखा हुआ है, और अगर स्प्रिंग में, मतलब ये जो स्प्रिंग है इसमें अगर मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया तो स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ पर रखा हुआ है। अच्छा,
अब अगर कोई आपसे पूछता है कि स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम बोलोगे जीरो। क्यों जीरो बोलोगे? क्योंकि वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं। जब तक एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन नहीं करता सिस्टम को डिफॉर्म करने के लिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए, तब तक सिस्टम के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। So in order to have some potential energy stored in this spring, what you have to do? Either you have to elongate this spring or you have to compress this spring. तो अगर मैं बोल रहा हूँ if this is a spring और मैंने अगर स्प्रिंग को क्या कर दिया, x अमाउंट से, मैंने स्प्रिंग को अगर x अमाउंट से elongate कर दिया है, अगर स्प्रिंग को x अमाउंट से elongate कर दिया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होगा स्प्रिंग में वो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। या अगर आपने नेचुरल लेंथ से क्या किया होता, स्प्रिंग को कंप्रेस किया होता किसी भी एक्स अमाउंट से, नेचुरल लेंथ से अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे किसी भी एक्स अमाउंट से, देन ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा आपको, ठीक है। वो वर्क डन से हम फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन का जब आप सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है, अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, पॉजिटिव था और नेगेटिव भी था ना। रेफरेंस लाइन पर ही अगर देखोगे तो जीरो हो जाएगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। या तो जीरो हो सकता है या हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों हमेशा पॉजिटिव होगा? क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर ले रहे हैं आप, कंप्रेशन का या इलोंगेशन का स्क्वायर ले रहे हो, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. अच्छा, अब मान लो ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, find the work done in moving the block slowly from position 1 to position 2। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक स्लोली फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अब जब भी ऐसा स्लोली वाला वर्ड दिखे आपको, क्वेश्चन में स्लोली वाला वर्ड दिखे या स्पीड के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया, क्वेश्चन जब भी आए अगर ऐसा, तो या तो स्लोली वाला वर्ड दिखे आपको या स्पीड के बारे में कुछ भी बात ना किया गया हो, तो आप सीधा सा ये फॉर्मूला यूज कर लेना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला आप विश्वास रखो, ये जो फॉर्मूला है वो 30 to 40% क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करने से आपका आंसर आ जाएगा। मेडिकल का जो एग्जाम होगा उसमें डायरेक्टली आपको एक्सटर्नल एजेंट का अगर वर्क डन कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो सीधा से आप क्या कर दोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दोगे। तो जैसे इस वाले केस में अगर किसी ने मेरे को बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करो, तो फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनली अपने को 2 को लेके जाना है, तो ऐसा लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अच्छा, पॉइंट 2 का पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना होगा? अगर पॉइंट 2 मतलब x अमाउंट एलोंगेट कर देंगे अगर, तो x अमाउंट एलोंगेट करने पर, अच्छा ये x जो देखना है, या ये बात हमेशा याद रखना है कि x इज ऑलवेज सीन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, x इज ऑलवेज सीन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट 2 लिखेंगे तो यहां पर पोटेंशियल क्या लिखेंगे, नेचुरल लेंथ से अगर x अमाउंट एलोंगेटेड है तो पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का माइनस। फिर अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर देखोगे तो यहाँ पर x अमाउंट से कंप्रेस किया गया था,
अब मैंने आपको बोला था कि एक्स अमाउंट इलोंगेट करो या एक्स अमाउंट कंप्रेस करो, दोनों ही केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सेम होता है, वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो इस केस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो 0 जूल्स का आ जाएगा क्या? यस सर। तो ये आंसर है सर। ऐसा तो सोचा ही नहीं था सर कि 0 जूल भी वर्क डन हो जाएगा, स्प्रिंग का एक पोजीशन से एक दूसरे पोजीशन ले जाएंगे और वर्क डन 0 हो जाएगा, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वर्क डन जो है वो 0 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जो कभी सोचा नहीं था सर, वैसा क्वेश्चन आ गया। आया क्या समझ में ये बात? यस सर। यस सर। अच्छा, एक और चीज, हमने यहाँ पर ये माना है कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अगर फ्रिक्शन वगैरह होगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। नो अब सर। मान लो वो क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो क्वेश्चन में थोड़ा तूफानी हो जाते हैं। वो आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था। एक स्प्रिंग है, ऐसा एक स्प्रिंग है, ऑब्जेक्ट का मास वाज 10 kg एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट वाज 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट वाज 100 न्यूटन पर मीटर। अब इनिशियली ये जो स्प्रिंग है, वो नेचुरल लेंथ पे रखा गया था, ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग वाज केप्ट एट नेचुरल लेंथ, ऐसा रखा गया है। इनिशियली द स्प्रिंग was at natural length. Initially the spring was at natural length. First the spring has to be compressed by 2 meters, and then it has to be elongated by 4 meter. Find the net work done. ये क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं। अगर ये इससे पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है तो बस मैंने एक डेटा दे दिया है। क्या बोला गया? इनिशियली द स्प्रिंग वाज एट, प्रीवियस पेज पे जाओगे? एक बार प्रीवियस पेज पर सर 200 होगा क्या? देखते हैं। फर्स्ट द स्प्रिंग हैज टू बी कंप्रेस्ड बाय 2 मीटर्स। पहले स्प्रिंग को 2 मीटर कंप्रेस करना है, फिर उसी को क्या करना है, 4 मीटर इलोंगेट करना है। तो ये जो कंप्रेशन और इलोंगेशन होता है वो हमेशा नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में होता है। हाँ प्रीवियस पेज में, हाँ बोलो प्रीवियस पेज में क्या प्रॉब्लम है? यस सर। सो देखना था, पॉइंट छूट गया। ओके, देख लिया। 42 पार्टिसिपेंट। गलत बोल दिया मैं। क्या बोल रहे हैं? सर गलत बोल दिया मैं। गलत बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 600 होगा शायद से। 600 जूल्स। 600 जूल्स एक आंसर हमारे पास आया 600 जूल्स का। ठीक है, देखते हैं। एक आंसर है 600 जूल्स का, और किसी का कोई अदर दूसरा आंसर हो तो वो बताएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है तुमसे, इतनी ही गुजारिश है आपसे कि हर कोई सॉल्व करे क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना सा ख्वाब है। दीपांजन, प्राजक्ता, सजिता, दीपांश, दानिश, ईशानी इतना मुश्किल नहीं है। सर पे हाथ आ गया, मतलब इतना मुश्किल नहीं। क्या हो गया सर, ये क्या क्वेश्चन हो गया सर? सर कर रही ओहो, 600। 600 जूल्स के मेरे पास 2 आंसर है, 2 या 3 आंसर है। सर 100 जूल्स। 100 जूल्स, देखते हैं। 100 जूल्स का एक आंसर आया, 600 के 2 आंसर थे। -600 होगा। -600 होगा, देखते हैं। अनुष्का, आपका क्या आंसर आया? तो 600 जूल। 600 जूल, 600। तो मेरा भी देखते हैं। 600। देखते हैं वैभव,
आरोप आपने सॉल्व कर लिया? सेकंड केस में जब इलोंगेट करेंगे तब Same नॉर्मल answer, sir. कौन सा लिया जाएगा? इलोंगेट करेंगे तो नेचुरल लेंथ से लेंथ लेना है। कभी भी बोला जाए तो आपको कंसिडर करना है कि नेचुरल लेंथ से उसको 4 मीटर ले गए, मतलब यहाँ से 4, मतलब वो जो 4 मीटर है ना वो यहाँ से नहीं है, वो 4 मीटर नेचुरल लेंथ से है। Sir, ठीक है ना? 600 Joule. 600 जूल। देखते हैं रवि को, आपका वीडियो ऑन नहीं है। सर ऑन है। अच्छा ऑन है, कोई बात नहीं, बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरा पसंद है इसीलिए कोई नहीं, चलो सॉल्व करके देखते हैं। तुषार अग्रवाल भी आया है आज, अच्छी बात है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या थे, यहाँ पे थे, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ का वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ वर्क डन कंप्रेशन, मैं लिख देता हूँ वर्क डन कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन का वर्क डन अगर आप लिखोगे तो कंप्रेशन का वर्क डन क्या लिखोगे, ये इनिशियल ये पोजीशन था और फाइनली इसको यहां पर आना है। अगर कंप्रेशन का वर्क डन देखोगे तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो वर्क डन कंप्रेशन में क्या लिखेंगे, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। अब इनिशियल पोटेंशियल क्या है, इनिशियल पोटेंशियल तो जीरो है, कोई पोटेंशियल नहीं होगा, जो भी पोटेंशियल होगा वो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी होना है। तो वर्क डन बाय कंप्रेशन अगर आप लिखोगे तो कंप्रेशन का जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा हाफ, द वैल्यू ऑफ के इज 100, x का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, दिस 2 विल गेट कैंसिल्ड फ्रॉम 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 200 जूल्स का वर्क डन कंप्रेशन का। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? No, sir. नो अच्छा। सर। फिर क्या करना है, फिर इन्होंने बोला कि इस पोजीशन से आपको 4 मीटर इलोंगेट करना है, मतलब यहां से नेचुरल लेंथ से आपको 4 मीटर इलोंगेट करना है। तो यहां से यहां डायरेक्टली ले जाते हैं या क्या करेंगे, फाइनल से इनिशियल लेके जाएंगे फिर इनिशियल से फाइनल लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? सर एनएल से लेके जाएंगे ना? देखते हैं, देखो फर्स्ट से पहला पोजीशन था, ये सेकंड पोजीशन था, अब सेकंड से आप वापस इनिशियल आओगे, फिर आप क्या करोगे, पोजीशन 3 पे लेके जाओगे ना पार्टिकल को, हाँ या ना? Sir. बात समझ में आ रहा है क्या? आप अगर देखोगे Yes, तो sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, पहले 1 से 2 कंप्रेस करना है, फिर आपको इसको वापस नेचुरल लेंथ पर लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी इलोंगेटेड बाय 4 मीटर का मतलब है कि नेचुरल लेंथ से आपको 4 मीटर इलोंगेट करना है, हाँ या ना? बात समझ में आ Yes, रहा है sir. क्या? अच्छा, तो अगर मैं वर्क डन लिखूं इलोंगेशन का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी एट 3 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 2। सर ये नहीं समझ में आया सर, Yes, sir. Yes, sir. लिख Yes, सकते हैं ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, Yes, sir. No, sir. पोटेंशियल एनर्जी एट 3 क्या लिखोगे, हाफ इनटू के। 3 मतलब इलोंगेशन आपको कितना लेके जाना है, 4 स्क्वायर का इलोंगेशन, नेचुरल लेंथ से 4 स्क्वायर लेके जाना है, फिर माइनस कंप्रेशन कितना था, इनिशियल पोजीशन में वो क्या था, कंप्रेस था, कितने से, 2 से, तो 2 स्क्वायर, हाफ के 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो वर्क डन इलोंगेशन का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा हाफ, के का वैल्यू इज 100, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12 हो गया ना, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया। तो वर्क डन जो इलोंगेशन का है, वो कितना हो जाएगा, वो 600 जूल। का हो गया क्या, 600 Yes, जूल sir. का। तो Yes, sir. नेट वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करते तो नेट वर्क डन आप क्या लिखोगे, नेट वर्क डन को कंप्रेशन का वर्क डन प्लस इलोंगेशन का वर्क डन, तो नेट आंसर जो है वो 800 जूल्स का होगा क्या? Yes, sir. किसी का आंसर नहीं आया था ये? सबको अपनी गलती समझ में आ रही है, क्या गलती की थी? सर मिस्टेक हो गया सर, भारी मिस्टेक हो गया सर। सर ये वाला U3 माइनस U2 लेकिन क्यों होगा? U3 माइनस U2 क्यों होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे था, मुझे इसको 4 मीटर इलोंगेट कराना है, ये पहले 2 मीटर से कंप्रेस था, नेचुरल लेंथ से पहले ये 2 मीटर से कंप्रेस था। आप इसको कहां पर लेके जाना चाहते हो, आप इसको लेके जाना चाहते हो पोजीशन 3 पर, और ये पोजीशन 3 क्या है, पोजीशन 3 जो है वो 4 मीटर के इलोंगेशन पर है नेचुरल लेंथ से, है ना? यस सर। तो यहां से यहां लेके जाएंगे तो दिस विल बी आवर इनिशियल पोजीशन एंड दिस विल बी आवर फाइनल पोजीशन, बोल सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। अच्छा,
अब अगर आप एक चीज देखोगे ना, अगर एक चीज देखोगे, आप क्या करो ना, यहां से यहाँ का वर्क डन डायरेक्टली कैलकुलेट करो, 1 से 3 का वर्क डन डायरेक्टली कैलकुलेट करो तो तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। पोटेंशियल एनर्जी 1 का कितना है, 0 है। 0.3 का पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा हाफ, k का वैल्यू हो गया 100 और ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 800 आ रहा है क्या, आंसर के बराबर आ रहा है क्या? यस सर। सर हाँ अब सर, याद लेकिन ऐसा करो, क्यों सर? सर हाँ बता रहा हूँ क्यों। कभी आपने क्लास 9th में ना कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव Yes, फोर्सेस नहीं पढ़ा है तो अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ। क्या याद दिलाता सर हूँ मैं वो आपको? मास ऑफ कंजर्वेशन था वो सब। नहीं, मास ऑफ कंजर्वेशन नहीं, आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखते हैं कैसे। सर वर्क डन वाला ना डिपेंडेंट रहेगा पार्ट के ऊपर। बिल्कुल कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, पार्ट डिपेंडेंट और नॉन पार्ट डिपेंडेंट, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा एक बात मैं बता दूं, आज एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है, वही Yes, 8 बजे, टाइम 8 सर 8 बजे। 8 बजे ही ठीक है ना, यस सर। 8 से 9 रखते हैं, ठीक है, तो 8 से 9 आज एक क्लास रहेगा। अच्छा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये आपको ना मैं एक एग्जांपल से याद दिलाता हूं कि आपने सर म्यूट हो गया। आपका आवाज नहीं आ रहा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू नॉट ऑडिबल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आपकी आवाज वाला डिवाइस चला गया लेफ्ट। सर यू आर नॉट ऑडिबल। यस सर को हमारी आवाज भी आ रही है। चैट बॉक्स भेज दिया चैट बॉक्स। सर डिस्कनेक्ट हो गया शायद। सर स्क्रीन तो सरी का है ना। आर नॉट ऑडिबल। सर का दूसरा सर यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज के लिए दूसरा डिवाइस। यस सर अभी आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही, सर यू आर नॉट ऑडिबल। अभी ऑडिबल हूँ क्या? यस सर। हाँ यस सर। सर अभी ऑडिबल हुआ। है, ठीक है, चलो। तो अभी क्या है ना, मैंने एक एग्जांपल बोला कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है एंड दिस m मास ऑब्जेक्ट हैज टू बी लिफ्टेड टू अ हाइट h, ठीक है, इसको क्या करना है, एक नए पोजीशन पर लेके जाना है, ठीक है, कितने हाइट पर, कैपिटल H हाइट पर लेके जाना है। अच्छा, सेकंड टाइम क्या करते हैं, जो रास्ता है उसको थोड़ा ऐसा इंक्लाइन कर देते हैं, ऐसा रास्ता है, ठीक है, और ये जो रास्ता है इसका भी हाइट कितना है, इसका भी हाइट जो है वो है h का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, रास्ते को थोड़ा और दुर्गम बना देते हैं, ठीक है, दुर्गम रास्ते, ऐसा, ठीक है, और मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा रास्ते को और दुर्गम बना देता हूँ। सब जगह मैंने हाइट सेम रखा, बस मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं जो रास्ते की कठिनाई है उसको बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा h हाइट। अब देखो, मान लो अगर m मास का ऑब्जेक्ट है और डायरेक्टली इसको आपको ऊपर लेके जाना है, तो अगर आपको डायरेक्टली ऊपर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, वो जो f एक्सटर्नल होगा, मैं फिर से सबको क्या कर रहा हूँ, सारे केसेस में मैं स्लोली लेके जा रहा हूँ। अगर f एक्सटर्नल ऊपर के साइड में होगा तभी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। अब अगर स्लोली जाना है तो f एक्सटर्नल होना चाहिए m इंटू जी का। तो अगर आप फर्स्ट वाले केस में अगर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड आउट करते हो तो वो कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच का हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा क्या? यस सर। ओके, सेकंड वाले केस में देखते हैं। सेकंड वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ये सेकंड वाला केस है, ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है और वापस से आपको क्या करना है, इसको ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है सर, आप लिफ्ट करोगे, तो जब आप लिफ्ट करोगे, मान लो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ कहीं पर था, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल जो है वो यहाँ कहीं पर है, अब इसका जो वेट है वो mg नीचे लग रहा है, और क्या होगा, और यहाँ पर होगा नॉर्मल ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट होगा जिसको इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा,
फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और इस केस में अगर आप इसको सर mg को रिजॉल्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसको स्लोली लेके जाना चाहते हो तो mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि mg का एक कंपोनेंट इधर है, दैट विल बी mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर मैं सेकंड वाले केस में फाइंड करूं, केस टू में अगर मैं वर्क डन फाइंड आउट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है एफ एक्सटर्नल इनटू जो भी ये लेंथ होगा, यहां से यहां तक का जो भी लेंथ होगा इनटू लेंथ, क्योंकि इस लेंथ के अलॉन्ग लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब जब लेके गए फोर्स एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू है वो हो गया सर mg sin थीटा इनटू एल। अच्छा, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसमें देखो तो एल साइन थीटा जो होगा वो कैपिटल एच के बराबर है क्या। आप इसमें अगर साइन थीटा लिखते तो साइन थीटा आप क्या लिखते, साइन थीटा को परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कैपिटल एच जो है वो एल साइन थीटा है सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस वाले केस में भी mgh का आ गया क्या। तो नहीं आया समझ में ये बात, yes sir. समझ में आया क्या बात ये सबको। Yes sir. मुझे थोड़ा सा डाउट है लेकिन क्या डाउट है बोलो। क्या doubt सर है? वो वाला जो आपने लिखा था ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? स्लोली लेके जा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कोई काइनेटिक एनर्जी में बदलाव। पोजीशन में मुझे नहीं लगता है कि वो एच है टोटली, जिस पोजीशन में है वो थोड़ा सा कम है एल हाय राम, अरे मान लो यार, ये कैसा बात हुआ यार, ये मान लो ना कि एच है ना, वो वाला यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है उससे अगर कंपेयर किया जाए हाइट्स, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो कितना चला जाएगा, कितना हाइट ऊपर चला गया, वो कितना एच हाइट ऊपर चला गया। यस सर। तो वही एच हाइट लिया ना। ये लेकिन सारे अगर ऑब्जेक्ट उस- पॉइंट मास होते हैं, पॉइंट के जैसे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे चले गए तो कितना हाइट ऊपर चला गया, एच हाइट ऊपर चला गया ना। यस सर। पॉइंट मास है, विजिबिलिटी के लिए इतना बड़ा दिखाया गया है, एक्चुअली ये सारे पॉइंट मास होते हैं। तो सेकंड वाले केस में भी वर्क डन कैलकुलेट किया तो mgh आया, ठीक है सर। थर्ड वाले केस में देखो, थर्ड वाले केस में क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सटर्नल एजेंट को ऐसे ऊपर लिफ्ट करना है, फिर इसी एक्सटर्नल एजेंट को उसको साइड भी लेके जाना है। अगर आप देखोगे तो एफ एक्सटर्नल को ऊपर लेके जाना है और ऐसे साइड लेके जाना है। तो अगर एफ एक्सटर्नल ऊपर के साइड में है, अगर एफ एक्सटर्नल ऊपर के साइड में है तो इस साइड में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो mg फोर्स का वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा क्या। नहीं आया समझ में। जैसे नहीं आया sir. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए मैं इसको वेट के टर्म्स में लेके जाता हूँ, वेट के टर्म्स में लेके जाएंगे क्योंकि अपने को कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सीखना है। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है mgh तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, माइनस mgh होगा क्या पहले वाले केस में। सर ये नहीं आया समझ में ये बात सर। फर्स्ट वाले केस में एक्सटर्नल एजेंट उसको ऊपर लेके जा रहा है, अगर कोई किसी ने आपसे पूछा होता कि फर्स्ट वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन बताओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हो रहा है, h का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो माइनस mgh होगा क्या। यस सर। सेकंड वाले केस में सोचो, सेकंड वाले केस में अगर देखोगे तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पार्टिकल अगर यहां से यहां गया, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल यहां से यहां गया तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस डायरेक्शन में था, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप x और y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट x है, तो यहां से यहां अगर x अमाउंट डिस्प्लेस हुआ है तो वेट फोर्स का कोई वर्क डन बनेगा क्या, वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा क्या, वेट फोर्स का वर्क डन फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं क्या ऐसा। अच्छा, इसी वेट फोर्स का वर्क डन अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो वापस से माइनस mgh आ रहा है क्या। Sir.
जब तक नहीं समझ में आएगा हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी Excuse me, एग्जांपल्स sir. भी, हाँ बोलो, सर वापस समझा देंगे। वापस समझा दो। देखो मैंने आपको बोला केस वन सबसे इजी केस था। केस वन में क्या है, पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं उसको, कितना हाइट ऊपर लेके आ गए, h हाइट ऊपर लेके आ गए। तो ये पूछा गया है कि ग्रेविटी फोर्स का कितना वर्क डन है वो कैलकुलेट कर लो भाई साहब। तो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, नीचे की तरफ है, और उसको ऊपर लेके जा रहे हो, कितना हाइट ऊपर लेके चले गए, h हाइट ऊपर लेके चले गए। तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वर्क डन मैंने लिख दिया माइनस में mgh। फर्स्ट वाला केस क्लियर है। यस सर। सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाले केस में पार्टिकल यहां पर था और इस पार्टिकल को हमें लिफ्ट करके यहां पर लेके जाना है। अब बोलोगे सर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो इंक्लाइन के अलोंग हो रहा है। सर हो रहा है, बिल्कुल सही है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्लाइन के अलोंग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनाया जा सकता है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनाया जा सकता है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट था, इसका इधर अगर कंपोनेंट देखोगे तो मान लो कोई एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो जाएगा, ये एक्स वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन 0 होगा, हाँ या ना। ये एक्स अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्स का डिस्प्लेसमेंट इस एक्स एक्सिस के अलोंग है। दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, मतलब इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए mg रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो mg का वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन mg के अगेंस्ट तो आप ऊपर जा रहे हो, अब mg के अगेंस्ट y डायरेक्शन में h अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो सेकंड केस है उसमें अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस mgh आ जाएगा क्या, हाँ या ना। यस सर। अच्छा, सेकंड वाले ही केस में आप ऐसा भी तो सोच सकते हो ना सर, सेकंड वाला जो केस है उसमें अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा है, किसी भी इंस्टेंट पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो l अमाउंट का है, दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल mg इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। अगर दोनों के बीच का एंगल आप फाइंड आउट करोगे तो देखो वो एंगल कैसे ढूंढते हैं, ये थीटा है अगर, तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा और ये 90, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा है क्या। Yes, sir. अच्छा, अब अगर इस वाले केस में आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वर्क डन फॉर सेकंड केस, तो फोर्स कितना है, फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट l है, और ये हो जाएगा आपके पास cos 90 प्लस थीटा। अब तुमने शायद ये पढ़ा होगा कि cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो तो साइन थीटा के बराबर होता है ना। यस सर। Yes, sir. तो cos 90 प्लस थीटा को अगर आप साइन थीटा से अच्छा cos और ये थोड़ा बहुत जानते हैं ना, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं तो ये याद रख लेंगे, mgl, ये cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा माइनस में mgl साइन थीटा, वापस से जब आप l साइन थीटा को कैपिटल H से रिप्लेस करोगे तो जैसा डिस्प्लेसमेंट, जैसा वर्क डन यहां पर आया था ग्रेविटी फोर्स का, वही वर्क डन यहां पर भी आ रहा है, माइनस m इंटू जी इंटू एच। सर बट ये नहीं तो है। माइनस में आ रहा है। हाँ तो ये भी तो माइनस में था ना, ग्रेविटी sir. फोर्स का वर्क डन तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है ना। बहुत मुश्किल लग रहा है सर, समझ में आया नहीं आया, बहुत मुश्किल है, क्या है बताओ। सेकंड वाला एग्जांपल सबको समझ में आया क्या। सर ये वर्क डन 2 किसका है? वर्क डन 2 मतलब सेकंड वाले केस का वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। ये वर्क डन 2 मैंने, सॉरी ये वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखा है मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये वर्क डन 2 जो लिखा था ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन था, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन नेगेटिव। क्लियर है क्या, साफ से फिर से बता दूं क्या, यस सर। फिर से बता दूं क्या, सर क्लियर। कोई ऐसा चाहता है कि सर फिर से बता दो। सर थर्ड वाला में हम लोग मींस उसको एक थर्ड वाले में वो आते हैं, साइन वाला थर्ड वाले में आते हैं। सेकंड वाला केस एक बार क्लियर होना जरूरी है। सेकंड वाला केस, ये ब्लॉक था,
ठीक है, और इस ब्लॉक को हमें क्या करना था, ऊपर लेके जाना था, कितना अमाउंट, एल अमाउंट से ऊपर लेके जाना है। तो अगर आप देखोगे मुझे mg का वर्क डन फाइंड आउट करना था, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप एंगल देखोगे तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल भी तो थीटा हो गया, तो ये Yes. एंगल थीटा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के साइड में। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कैलकुलेट करते हैं यहां पर, तो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन क्या लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एल का हो रहा है, पूरा पूरा ऊपर चले गए, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। अब अगर आप ये नहीं जानते हो कि कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो याद रख लेंगे, फिजिक्स में इसकी जरूरत होती है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ रहा है, माइनस में mgl टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, ये l साइन थीटा जो है, l साइन थीटा जो है वो इसके हाइट के होगा। बराबर है। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी मैंने कैलकुलेट किया, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस m इंटू जी इंटू कैपिटल H। अभी आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, या एक और तरीके से मैंने कैसे डिराइव किया था, मैंने बोला कि अगर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लो। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट होगा l cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा जो क्या हो जाएगा, l sin थीटा। अब देखो ये l cos थीटा वाले के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और l cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके लिए वर्क डन 0 हो गया। तो अगर आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहां पर लिखना होता, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, l sin थीटा ऊपर के डायरेक्शन में था, तो आप माइनस के साथ लिख देते। तो माइनस mgl sin थीटा को जब आप सॉल्व करोगे तो वापस से माइनस mgh आ जाएगा। तो आपको जो तरीके से एनालाइज करना है उस तरीके से एनालाइज करो। आपका जो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स है वो माइनस mgh आ रहा है। आया क्या समझ में ये बात? यस सर। ओके, मान लो एग्जाम्पल 3 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 में मैंने कैसे बताया था, वो जो रास्ता है वो स्टेयरकेस का है। आपको ये मत बोलना कि सर आपने वहां पे 2 बनाए थे, यहाँ पे 4 बना दिए। जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना ज्यादा जरूरी है। सपोज ये स्टेयरकेस है और ये कितने हाइट का है, h। अब मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है m मास का, और वापस से आपसे बोला गया है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। अब mg फोर्स मुझे पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आप पार्टिकल को ऊपर ले जाओगे और ऐसे साइड लेके जाओगे, अगर आपको लिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे ऊपर जाओगे, ऐसे साइड जाओगे। तो जब आप ऐसे साइड वाला डिस्प्लेसमेंट करोगे तो इसके लिए mg फोर्स का कोई वर्क डन होगा क्या? नो सर। नहीं। इसी तरह इसके लिए mg कोई सेम वर्क डन नहीं। जो भी वर्क डन होगा वो इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, और सारे वर्क डन को जब आप ऐड करते जाओगे तो देखो सारे वर्क डन, मान लो ये छोटा सा हाइट h1 अगर होता तो नेट वर्क डन बाई, अगर ये छोटा सा हाइट के लिए देखते तो वो क्या लिखता है, माइनस mg h1। फिर अगर ये हाइट अगर h2 होता तो माइनस mg h2। वैसे ही आप क्या कर दोगे, सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो माइनस mg और सपोज लास्ट वाला hn हो जाएगा। तो जब आप सबको सॉल्व करोगे तो माइनस mg बाहर निकाल दो, h1 h2 h3 hn जब ऐड करोगे तो वो बिल्डिंग का हाइट के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो वापस से वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव में m इंटू जी इंटू एच आ रहा है। तो हमने ये देखा सर, हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए सर, और हमने ये देखा कि जो ग्रेविटी फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। पाथ ऐसा था, पाथ सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा पाथ था, या ऐसा पाथ हो, या इंक्लाइन पाथ हो, कैसा भी पाथ हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज माइनस mgh। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, फोर्स कंजर्वेटिव, ये स्कूल कॉलेज में डेफिनेशन पूछते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, द फोर्स फॉर विच the force for which the work done, the force for which the work done is path independent.
the force for which the work done is path independent is known as conservative force. और आप आज के टाइम के लिए याद कर लो, दो फोर्सेस जो अपने एग्जाम्पल में है, मतलब अपने सिलेबस में जो दो फोर्सेस जो कंजर्वेटिव है, वो एक तो वेट फोर्स है एग्जाम्पल इसका, और दूसरा क्या है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्प्रिंग फोर्स। अपने सिलेबस में दो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एक तो वेट फोर्स है और दूसरा क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। यहां तक बात समझ में आई क्या? यस सर। तो अब कैसा भी क्वेश्चन, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस पेज में, अगर मैं वापस जाऊं, मैं बोलूं अगर बिल्डिंग का हाइट h है और एक पार्टिकल को यहां से लिफ्ट करके लेके जाना है और कोई फ्रिक्शन नहीं, किसी भी रास्ते में कोई फ्रिक्शन नहीं, अगर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो जितना वर्क डन यहाँ पर है, अब डायरेक्टली आप देख के बोलेगा अच्छा h हाइट ऊपर लेके जाना है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा सा माइनस mgh हो जाएगा। आया क्या समझ में ये बात? यस सर। अब ये कौन है भाई, ये भूत वाला साउंड कौन कर रहा है? भूत की एंट्री हो गई है। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी तो कंजर्वेटिव है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने पार्टिकल को क्या किया था, 1 से 2 लेके गए थे, 2 से वापस 3 लेके गए। 1 से 2 लेके जाओगे, 2 से वापस 3 लेके जाओगे, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट टेकन अपने को क्या करना है, अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है तो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखो। क्या करेंगे, यहां से यहां का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करो। आज नहीं हो पाएगा ये नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा, बहुत शानदार पॉइंट होगा। प्लीज इसके बाद वाला जो लेक्चर है, जो 8 बजे जो लेक्चर होगा, वो प्लीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। बहुत शानदार बातें यहीं पे पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसी स्लाइड से आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज का लेक्चर कंपलसरी है आना, नहीं आओगे तो फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को। सर टाइमिंग वही 8 to 9। हाँ वही तो मिलते हैं उसी समय, उसी जगह, उसी स्थान पर 8 से 9 मिलते हैं। कोई डाउट है कि क्या किसी को यहाँ तक? नो सर। नहीं, चलो फिर मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी थैंक सर, यू सर। हाँ बोलो। सर वो पेंडुलम का हम लोग को वो भी पढ़ना था ना सर्कुलर मोशन में? पेंडुलम वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। ओके सर। हाँ सर ये वाला आप YouTube में भेज सकते हैं क्या? हाँ मैं भेजूंगा अभी, लेकिन नहीं भेजूंगा, कब भेजूंगा पता नहीं, लेकिन भेजूंगा जरूर। ठीक है ना, चलो फिर एंड करते हैं।